झारखंड की इस खूंटी लोकसभा सीट में 2/3 आबादी आदिवासी वोटरों की है। पिछले कई दशकों से यहां जनजाति अस्मिता ने न केवल राजनीति की दिशा को तय किया है, बल्कि राज्य सत्ता के साथ कई बार टकराव की लकीरें भी गहरी हुई हैं। आज जब बिरसा मुंडा की इस जमीन पर एक बार फिर से कड़े और दिलचस्प मुकाबले की बिसात बिछी हुई है, उसी वक्त यहां जनजाति समाज के कई मुद्दे भी सुलग रहे हैं। करीब 6 साल पहले खूंटी के इन्हीं गांवों में आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए इन शिलालेखों का सहारा लिया। आदिवासी समुदायों में ऐसे शिलालेख गाड़ने की प्रथा है जिसे पत्थलगड़ी कहा जाता है। इसका मकसद होता है अपने पुरखों को याद करना, उन्हें सम्मान देना, अपने गांव की सीमाएं प्रदर्शित करना या समुदाय के फैसलों के बारे में लोगों को सूचित करना। लेकिन पिछले दशक के मध्य में, खासतौर से 2016 से 18 के बीच इस खूंटी जिले में, जहां मैं अभी मौजूद हूं, एक उग्र आंदोलन खड़ा हो गया, जहां आदिवासियों ने सरकार के प्रस्तावित कानूनों का विरोध करने के लिए इन्हीं शिलालेखों पर संविधान के उन प्रावधानों को उकेर दिया जो उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें दिए गए हैं। पावर टूटी जैसे लोग उस पत्थलगड़ी आंदोलन का हिस्सा बने। आज लोकसभा चुनाव के वक्त उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। तब ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने के साथ उन्होंने आंदोलन में घुस आए उग्र विचारधारा वालों का भी विरोध किया था। लेकिन वो कहते हैं कि नेताओं और सरकार को संविधान की समझ नहीं थी। पत्थलगड़ी आंदोलन के समय में उसको खुद पता नहीं था कि अधिकार क्या होता है और हक और कानून क्या होता है, उसको पता नहीं था। और अंदाजी एक देशद्रोह का संज्ञा देकर के हम लोगों को उतना प्रताड़ित किया गया और शोषण किया गया, ये नाजायज था। आज इस आरक्षित सीट पर केंद्रीय मंत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद अर्जुन मुंडा फिर से वापसी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा हैं, जो पिछला लोकसभा चुनाव मात्र 1,500 वोटों से हार गए थे। भले ही प्रमुख टक्कर इन दो उम्मीदवारों के बीच दिखती हो, लेकिन पत्थलगड़ी के समय सक्रिय रहे बबीता कच्छप जैसे लोग भी चुनाव मैदान में हैं, जो अब आंदोलनकारी से जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। लड़ाई जो है वो बराबरी होना चाहिए। हम सड़क पे हैं और सामने वाली जो सरकार है वो संसद विधानमंडल में बैठे हुए हैं, तो हमको लगा कि नहीं, संसद में भी जाके जो बातें हैं वहां पे बोलना चाहिए। झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय रहते हैं। मुंडा, हो और उरांव के साथ संथाल इनमें प्रमुख हैं। 2017-18 में बीजेपी की रघुवर दास सरकार द्वारा जिन 2 प्रमुख कानूनों में बदलाव का आदिवासियों ने विरोध किया, उनमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी कानून यानी SPT एक्ट शामिल हैं, जिनके तहत आदिवासी अपनी जमीन का क्रय विक्रय थाना क्षेत्र के किसी दूसरे आदिवासी के साथ ही कर सकते हैं। पत्थलगड़ी इसलिए कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और ये मुंडारी खुटखटी क्षेत्र है, और हमारे इजाजत के बिना आप हमारे यहाँ से जमीन कोई किसी भी कीमत में आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हो। देखिए, उस समय ये पत्थलगड़ी वाला मामला था, ये पॉलिटिकल था। चुनाव में जब वो काम नहीं आया तो बंद हो गया और जेल लोग गए, और हेमंत के आने के बाद फिर केस वगैरह विड्रॉ किया। जो लोग का कोर्ट में केस चल चुका है वो तो विड्रॉ हो नहीं सकता है, वो तो कोर्ट विड्रॉ करेगी तभी होगा। पत्थलगड़ी आंदोलन अपने अधिकारों के लिए ग्रामीणों का प्रतिकार था, लेकिन सरकार ने इसमें नक्सली तत्वों की घुसपैठ का हवाला दिया और कहा कि आंदोलनकारी संविधान की गलत व्याख्या कर असंतोष फैला रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पत्थलगड़ी आंदोलन का साफ असर दिखा, जहां खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां 15% से भी कम मतदान हुआ। उसके बाद 2019 में ही जब विधानसभा चुनाव हुए और JMM गठबंधन सरकार में आया, तो उन्होंने आंदोलनकारियों को जेल से रिहा किया। लेकिन आदिवासियों पर मुकदमे अब भी चल रहे हैं और उनके अधिकारों के सवाल बने हुए हैं। मोटे तौर पे इन जमीन पत्थलगड़ी और इन सारे लैंड बैंक के सवाल पे मुख्य जो 2 दल हैं, जो इंडिया गठबंधन हो या फिर NDA हो, दोनों दल इन सारे मुद्दे के करीब नहीं जाना चाह रहे हैं, हल नहीं करना चाह रहे हैं और इससे पीछे भागते हैं।
पहली जब कैबिनेट हुई थी हेमंत सरकार की, तो उनके पहले कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था कि पत्थलगड़ी से जुड़े हुए मुकदमे हम वापस लेंगे, लेकिन अब तक मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। ये मुद्दा कभी बन ना पाए चुनाव में, इस पे चर्चा ना हो पाए, ये प्रयास दोनों दल कर रहे हैं और शुरू से ही करते रहे हैं। जल, जंगल और जमीन के सवालों के अलावा आदिवासी इलाकों में जो प्रश्न उठता है वो है धर्मांतरण का। ये मुद्दा ऐसा है जो बार बार गरमाता रहता है और खूंटी में जब पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था उसी वक्त धर्मांतरण का मामला भी गरमाया और मिशनरियों पर कार्रवाई हुई। संघ परिवार ये स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्मांतरण किया है उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए और उनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जाना चाहिए। कन्वर्शन के बाद तो ख़त्म हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग कन्वर्टेड है उनको मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? जब भारत एक है, हम भारत की दृष्टिकोण सब बराबर हैं, तो आरक्षण की व्यवस्था करते समय भी इस बराबरी का और एक समानता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन वो लोग उस समय लोगों ने गड़बड़ किया, हम तो यही कहेंगे। या जनजातियों के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी होगी उस समय के नेताओं में, या जो हमारे समाज से नेतृत्व कर रहे थे उस समय उन्होंने गलत बता दिया। आदिवासी समाज से आपका ईसाई में भी गया है, मुस्लिम में भी गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू में गया है। तो कौन सा आदिवासी का डिलिस्टिंग होगा? जो हिंदू में गया है उसका भी होगा, या ईसाई में गया है उसका सिर्फ होगा, या मुस्लिम में गया है उसका सिर्फ होगा। और जो आदिवासी ही है जो सारना में है उसका क्या होगा? हमारे लोग जो कन्वर्सन हुए हैं, कन्वर्सन हुए कहाँ है? थोड़े बहुत उन्होंने हिंदू पद्धति को अडॉप्ट किया है, जोड़ा है अपना में। दूसरी बात है कि उस पद्धति को मानने के बाद हमको नहीं मना किया तुम पुरानी परंपरा को छोड़ दो। पोजीशन आपकी यही है कि अगर हिंदू धर्म में कन्वर्शन भी हुआ है तो फिर डिलिस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम या ईसाई धर्म में कन्वर्शन हुआ है तो डिलिस्टिंग की जरूरत है। हाँ, हम मानते हैं। मूल बात यह है कि आदिवासी बहुल इलाके में यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को शब्दों में पिरोकर यहाँ के आदिवासी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा है, अशिक्षा है, उनमें अज्ञानता है, उनमें उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। जो दर्द होता है उसे वो अपने सीने में समेटे रहते हैं। और इसका प्रमाण है खूंटी शहर से 20 किलोमीटर दूर बसा ऐतिहासिक उलीहातू गांव। सियासत के लिए इसे चमकाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी तक यहां आए, स्मारक खड़े हुए। बीजेपी और कांग्रेस के नेता हर चुनाव में उलीहातू में आकर सिर झुकाते हैं, यहां से प्रचार की शुरुआत करते हैं, लेकिन उलीहातू की बदहाली नहीं मिटती। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के नाम पर भले ही राजनीति होती हो, उनके गांव के एक छोटे हिस्से में उनका स्मारक बनाकर उसे चमकाने की कोशिश दिखाई गई हो, लेकिन उलीहातू यानी बिरसा मुंडा के गांव की असली हालत कुछ और ही है। यहाँ अब भी गरीबी है, सुविधाओं का अभाव है, लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपना बसर करने के लिए उलीहातू के आसपास के इलाकों में अफीम की खेती तक होती है। अकेले भगवान बिरसा मुंडा के गांव से पेट की खातिर कम से कम 60 से 70 लोग पलायन कर चुके हैं दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर। हर गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। अब पैसे कमाने के लिए ये अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ये अफीम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन खूंटी जिले में अफीम की खेती के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खूंटी जिले में अशांति थी और इस इलाके में आदिवासियों के दिलों में हलचल थी। अब 5 साल बाद एक बार फिर लोकसभा का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और यहाँ ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर उनमें वही अनिश्चितता अब भी बरकरार है। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.